नमस्कार दोस्तों, मैं लेक्चरर मुकेश निखिल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा के संबंध में प्राचीन काल से चिंतन मनन चलता रहा है कि आखिर भाषा का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में किस तरह आया। जब भी मनुष्य ने सोचा, विचारा, मनन किया, चिंतन किया, उसके मन में कुछ इच्छाएं पैदा हुई तो उसने अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का एक जरिया खोजा और इसी के साथ भाषा का इजाद हुआ। दरअसल देखा जाए तो भाषा शब्द जो है, इसकी मीमांसा यदि हम करते हैं तो ये भाष धातु है, इससे भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है बयान करना या प्रकट करना। इसी के साथ भाषा की परिभाषा की यदि हम बात करें तो स्पष्ट रूप से हमें इसकी परिभाषा मिलती है मनोभावों की अभिव्यक्ति, मनोभावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। मनोभावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। यानी हम अपने मन के विचारों को जब बयान करते हैं, मन के विचारों को प्रकट करते हैं, इसी का नाम भाषा है। संसार में बहुत प्रकार की भाषाएं हैं। भाषा का जो संबंध है वो मनुष्य जाति के विकास के साथ साथ चला है। देखिए, भाषाएं तो अन्य प्राणियों की भी होती हैं, पशुओं की भी भाषा है, पक्षियों की भी भाषा है, जीव जंतुओं की भी भाषा है, किंतु उन सब की भाषाओं में सबसे ज़्यादा परिष्कृत वैज्ञानिक और व्याकरणिक भाषा मनुष्यों की है। तो उन्हीं भाषाओं में हम बात करते हैं हमारी हिंदी भाषा की, जो कि हमारे भारत देश की राजभाषा है। हिंदी भाषा के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो देखिए, संवैधानिक दृष्टि से हमारी हिंदी को राजभाषा का पद दिया गया है। राजभाषा की इसको पदवी दी गई है, दर्जा दिया गया है। और ये संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 के अंतर्गत इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को, हिंदी हमारी राजभाषा है। और इसके बाद में पूरे देश में, भारत देश में हिंदी ने अपना विस्तार किया, खूब विकसित हुई, खूब फली फूली, काफ़ी लोगों के द्वारा बोली गई। धीरे धीरे हिंदी राजभाषा से आगे जनमानस में इतनी प्रचलित हो गई कि ये राष्ट्रभाषा का रूप लेने लगी। किंतु और भारत की अन्य भाषाओं ने इसमें बाधा डाली, तो चूंकि हम कह सकते हैं कि राजभाषा तो ये संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, किंतु इसके राष्ट्रभाषा होने में कुछ समस्याएं अन्य भाषाओं की वजह से बन गई। एक समय था जब संविधान की 343 धारा 1 के अंतर्गत इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। उस समय इसके बराबर, इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक दूसरी और राजभाषा रख दी गई थी, अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषाओं के पद पर रही। और उस समय यह निर्णय लिया गया था कि 15 साल के बाद हिंदी राजभाषा बनी रहेगी, अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। ये जो बात हुई थी 1949 में हुई थी। 1949 में यह तय हुआ था कि हिंदी राजभाषा बनी रहेगी, अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 15 साल के लिए अंग्रेजी भी साथ साथ चलेगी, क्योंकि उस समय देश आज़ाद ही हुआ था और हमारे देश में जो पहले का तमाम जो कार्यालयी जो सेटअप था वो सारा इंग्लिश में था। इसलिए एकदम से हिंदी में लाने में कुछ समस्याएं थी और दक्षिण भारत की भी कुछ इस प्रकार की दिक्कतें थी, वहाँ हिंदी को कम लोग समझते थे। अब आगे जाकर जब 15 साल निकल गए तो ये सवाल उठा कि अंग्रेजी को हटाकर सिर्फ हिंदी को राजभाषा रखा जाए। लेकिन वहाँ दोबारा से नई बाधा उत्पन्न हो गई और दक्षिण भारतीयों ने इस बात के लिए काफ़ी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम अब तक भी अंग्रेजी भाषा से मुक्त नहीं हो पाए हैं और हम इस स्थिति में नहीं आए हैं कि हिंदी भाषा को पूर्णतया अपनाया जा सके। उनकी बात को रखने के लिए और उनके प्रस्ताव को बनाए रखने के लिए, उनकी मांग को साबित करने के लिए, उसको
बनाए रखने के लिए बाद में हमारे यहाँ संसद में इस प्रकार का विधेयक पारित हुआ जिसमें अंग्रेजी को आगे जाकर लगातार हिंदी के साथ समानांतर रखा गया। वर्तमान स्थिति ये है कि आज भी हिंदी के साथ अंग्रेजी बराबर है और दोनों ही राजभाषाओं के पद पर विद्यमान है। अब हम बात करते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। देखिए, भाषा एक ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं मौखिक भाषा, ये भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है भाषा का लिखित रूप और तीसरा है भाषा का सांकेतिक रूप। मौखिक जो भाषा होती है वो सिर्फ जुबानी भाषा है, व्यक्ति बोलता है, अपने मुख से जो बात बोल रहा है चलते फिरते, ये सब जो बातें हैं कम्युनिकेशन की जो भाषा है, या जो हम बात करें कि मौखिक प्रचार की जितनी भाषा है वो सारी की सारी मौखिक भाषा है। इसके बाद में दूसरा भाषा का रूप आता है लिखित भाषा, जो कि पुस्तकों में लिखी गई है, ग्रंथों में लिखी गई है, यानी जो पूरा प्रिंट मीडिया है वो सारा का सारा भाषा का लिखित रूप है। ये भाषा का दूसरा रूप है, लिखित रूप। तीसरा है सांकेतिक भाषा, ये भाषा का तीसरा रूप है। और सांकेतिक भाषा में संकेतों के द्वारा भाषा या मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, संकेतों के द्वारा। जैसे आप यूँ मान लीजिए कि अगर कोई नेता है और वो भाषण दे रहा है तो ये भाषा का है मौखिक रूप। यदि परीक्षार्थी है और वह लिखित परीक्षा दे रहा है, ये भाषा का है लिखित रूप। और यदि कोई गूंगा व्यक्ति है जिसे बोलना नहीं आता, बोल नहीं सकता, वह गूंगा व्यक्ति जब अपने इशारों से, अपने संकेतों से अपनी मन की भावनाएं दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के जरिए पशु पक्षी भी अपने व्यवहार को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे मनुष्य भी अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा अपने विचारों को बयान कर देता है। तो ये भाषा का सांकेतिक रूप है। इस प्रकार हमने जान लिया कि भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप मौखिक भाषा, दूसरा रूप लिखित भाषा और तीसरा रूप सांकेतिक भाषा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इन दो भाषा के इन 2 रूपों में अंतर समझेंगे। यहाँ एक प्रश्न बनता है इस तरह का कि मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है। तो हम इस बात को जानेंगे कि मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है। आइए हम जानते हैं इस बात को कि मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। देखिए पहला अंतर, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। आइए इस बात को समझते हैं। जब भी व्यक्ति जुबान से सीधे वार्तालाप करता है तो उसमें एक स्वाभाविकता होती है, नेचुरल होती है वो बातें, जैसा भी उसे फील होता है वैसा वो बोल देता है। अचानक कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को चोट लग जाए तो उसके मुंह से जो भी जिस तरह की ध्वनि निकलती है वो उसका बस एक स्वाभाविकता है, उसमें कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं है। जबकि लिखी हुई जो भाषा होती है उसमें व्यक्ति काफी सोच समझकर और काफी उसे कृत्रिम बना देता है। तो बनावटीपन लिखित में होता है जबकि मौखिक भाषा में स्वाभाविकता होती है, एकदम प्रकृति होती है। दूसरा जो बड़ा अंतर है दोनों में, मौखिक भाषा में ताजगी होती है जबकि लिखित भाषा में रूढ़ता होती है। ताजगी और रूढ़ता, समझिए इस बात को। ताजगी, व्यक्ति जब भी बोलता है उसके संवाद अपने होते हैं, उस समय उसके संवाद उसके मन से सीधे निकलते हैं, उस पे किसी भी तरह का कोई और दूसरा मुलम्मा नहीं होता है, बनावटीपन कहीं आता ही नहीं है। जबकि लिखित जो भाषा है उसमें रूढ़ता होती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक लीक पर चलने वाले से वाक्य होते हैं लिखित भाषा में। लेकिन मौखिक भाषा में जो वाक्य होते हैं वो लीक पर चलने वाले नहीं होते, वो बिल्कुल अपने मन से निकले हुए स्वाभाविक और ताजगी लिए हुए जो है ना भाषा होती है, ताजगी वाली उसकी संवाद शैली होती है। इसके बाद में हम तीसरा अंतर समझते हैं कि मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं जबकि
लिखित भाषा में वाक्य बड़े बड़े होते हैं, यह भी स्पष्ट बात है। मौखिक भाषा है, छोटे वाक्यों की भाषा होती है। जो इंसान को जो अनुभूति होती है, जैसा उसे अनुभव होता है, उसे वो बहुत छोटे छोटे वाक्यों में, कई बार तो एक एक शब्द में ही बयान कर देता है, एक एक शब्द में। यह है छोटे वाक्यों की भाषा, मौखिक। और जब भी लिखित भाषा की बात आती है तो वाक्य बड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी तहजीब आ जाती है, काफ़ी उनमें बनावटीपन आ जाता है, उनमें कुछ खास मुलम्मे आ जाते हैं, शैली में भी बदलाव आ जाता है। क्योंकि लिखित भाषा में मनुष्य दूसरे को प्रभावित करने के लिए उसमें काफ़ी कुछ बदलाव लाना चाहता है, और उसमें काफ़ी कुछ जटिलताएं ला देता है, और उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, इन सब का पूरा निर्धारण होता है, उसमें व्याकरणिक बातें देखी जाती हैं, इसलिए वाक्य बड़े बड़े हो जाते हैं। तो स्पष्ट अंतर है, इसमें वाक्य छोटे तो उसमें बड़े वाक्य। अब अगला और चौथा अंतर है, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, उसमें सतत परिवर्तन संभव है, उसमें बदलाव होता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। लेकिन जो लिखित भाषा है वो स्थिर है। लिखित भाषा में जो एक वाक्य लिख दिया गया वो बदल नहीं सकता, जो वाक्य लिख दिया वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। लेकिन जो जुबानी भाषा है, जुबानी भाषा में परिवर्तन संभव है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, मान लीजिए कि व्यक्ति किसी के बारे में बात कर रहा है, और जो बातें हैं वो नकारात्मक है, तभी वही मनुष्य बीच में आ गया जिसके बारे में बातें हो रही हैं, तो वह अपनी बातों का मुहाना एकदम से बदल सकता है। तो ये मौखिक भाषा में गुंजाइश रहती है चेंज करने की, परिवर्तन करने की। लेकिन जो स्थिर है, जो लिखित भाषा है, उसमें स्थिरता है। लिख दिया किसी के बारे में, जो लिख दिया किसी के बारे में लिख दिया कि वह व्यक्ति बुरा है, तो अब लिखी हुई चीज़ तो स्थिर हो गई, अब उसको बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मौखिक भाषा परिवर्तनशील है, किंतु लिखित भाषा स्थिर है। अगला अंतर है, मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। आसपास में लोकेलिटी में जो छोटी छोटी बोलियां होती हैं उनका असर होता है। जब भी व्यक्ति बोलता है तो उसमें आसपास की बोली का असर आ जाता है, उसके प्रोनंसिएशन में इफेक्ट आता है, उसके बोलने के ढंग में इफेक्ट आता है। अपने आप महसूस हो जाता है कि वह व्यक्ति कौन से अंचल से संबंध रखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदी बोल रहा है, तो व्यक्ति जो गढ़वाल क्षेत्र का होगा वो हिंदी अलग ढंग से बोलेगा, और राजस्थान क्षेत्र का हिंदी अलग अलग ढंग से बोलेगा। और ऐसे ही व्यक्ति पंजाब क्षेत्र का होगा तो वो हिंदी को थोड़ा और अलग ढंग से बोलेगा, मध्य प्रदेश का और अलग ढंग से बोलेगा। मध्य प्रदेश का जो सुदूर आंचलिक क्षेत्र है, मुंबई की तरफ कह सकते हैं हम लोग, उज्जैन से आगे का जो इलाका है, बड़वानी साइड का जो इलाका है, उसमें वहाँ के जो बोलने का प्रभाव है वो बिल्कुल वहाँ के हिसाब से है, और वो बिल्कुल और ही अलग है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्थानीय बोलियों का प्रभाव बना रहता है, और आराम से महसूस किया जा सकता है कि व्यक्ति कहाँ का है, व्यक्ति कहाँ का वासिंदा है, इस बात का पता लग जाता है। लेकिन जब लिखित भाषा की बात आती है तो ऐसा कुछ नहीं पता लगता, और चूंकि उसमें व्याकरणिक शुद्धता बनी रहती है, तो व्याकरणिक शुद्धता के हिसाब से व्यक्ति लिखेगा तो लिखी हुई भाषा में ये नहीं पता चलता कि व्यक्ति का किस इलाके से संबंध है, जबकि मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव दिख जाता है। छठा और अगला जो अंतर है वो है कि मौखिक भाषा में प्रवाह होता है, एक फ्लो होता है, एक बहाव होता है। व्यक्ति बस अपने एक फ्लो में बोलता चला जाता है। लेकिन जो लिखित भाषा है उसमें ठहराव है, उसमें व्यक्ति सोच समझ कर लिखता है, लेकिन बोलते समय बस बोलता चला जाता है। एक बहाव है, जैसे नदी बहती जा रही है, लेकिन इसमें सोच सोच कर लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर व्याकरणिक शुद्धता का भी ख्याल रखना पड़ता है। और भी कई बातें हैं जो कि लिखित भाषा में आड़े आती हैं। तो ये प्रवाहमान होती है, मौखिक भाषा प्रवाहमान होती है, जबकि लिखित भाषा में ठहराव होता है। अब इसका अंतिम और सातवां अंतर हम समझते हैं कि मौखिक भाषा कम प्रामाणिक होती है बजाय लिखित भाषा के। लिखित भाषा में प्रामाणिक साक्ष्य होता है,
जो लिख के दे दिया, माना एफिडेविट में लिख के दे दिया। एफिडेविट में मनुष्य आदमी जो लिख देता है वो कोर्ट में मान्य होता है, उसको न्यायालय भी स्वीकार करता है। और वह व्यक्ति जो अपना शपथ पत्र लिख देता है वो लिखी हुई बात के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है। लेकिन जो कही हुई बातें हैं उनमें उतनी प्रामाणिकता नहीं है। ये प्राचीन काल तक चलता रहा। अब तो इसमें भी अंतर आ गया है, जब से कि मीडिया आई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और कई भी बातों के रिकॉर्ड होने लगे हैं, तब से तो ये बात भी कम हो गई है। लेकिन पहले लिखी हुई बात का ज़्यादा प्रमाण होता था, वो ज़्यादा बड़ा सबूत होती थी कोर्ट में लिखी हुई भाषा, जबकि कही हुई भाषा का प्रमाण कम रहता था। इस प्रकार हमने जाना मौखिक और लिखित भाषाओं में अंतर। तो ये 7 अंतर हैं, महत्वपूर्ण अंतर हैं, ये हमने जाने। और इससे पहले हमने भाषा शब्द मीमांसा जानी, इसकी परिभाषा को समझा, भाषा का जो हमारे यहाँ राजभाषा के रूप में हिंदी प्रचलित है ये जाना। 343 के प्रथम भाग में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 1949 में ये फैसला लिया गया था। इसके अलावा हमने भाषा के रूप जान लिए। इसके अलावा जो हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दुनिया की 3 बड़ी भाषाओं में हिंदी एक है और इसे 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला जा रहा है। और सारी दुनिया में करीब 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में हिंदी खूब फल फूल रही है और यूरोप के कई देशों में हिंदी काफ़ी विकसित हो रही है लगातार। और हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, इसकी हिंदी फिल्में सारी दुनिया में खूब चाव से देखी जाती हैं। इनका काफ़ी बड़ी कमाई करती हैं ये फिल्में। तो इससे ये बात साबित होती है कि हिंदी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में गूगल ने ये स्वीकार कर लिया है, हिंदी का लोहा मान लिया है। गूगल ये स्वीकार कर चुका है कि हिंदी में जो सर्चिंग हो रही है वो दुनिया की अन्य भाषाओं के बजाय बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये कहने का मतलब यही है कि हिंदी जो है अपनी अपार संभावनाओं के साथ और खूब ज़्यादा दुनिया की जो विकसित भाषाएं हैं 3, जिनमें अंग्रेजी, चीनी, मंडारियन, चीनी और हिंदी, ये 3 बड़ी भाषाएं, उन 3 बड़ी भाषाओं में एक है हमारी हिंदी भाषा, जो भारत की इस समय राजभाषा है। धन्यवाद।